तो सर, कहानी शुरू करते हैं सुनाना। बहुत देर हो गई तैयारियां करते हुए। कहानी इस तरह है कि ऐसा ही एक होटल रूम था। एक 40-45 साल का कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाला बंदा, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, इस होटल रूम में आता है। कुछ देर में डोरबेल बजती है। ये बंदा दरवाजा खोलता है। एक बहुत गुड लुकिंग मॉडल जैसे दिखने वाली लड़की रूम में एंटर करती है। लड़की बोलती है सीधा घुसते ही, पैसे दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, मैं एडवांस पेमेंट लेती हूँ। तो बंदा अपना वॉलेट निकालता है और उस लड़की को अपने वॉलेट में से पैसे निकाल के देता है। तो बंदी बोलती है कि सर, ये तो 15,000 रुपये है। मैं सर 20 ही चार्ज करती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो बंदा 5,000 और निकाल के दे देता है अपने वॉलेट में से। लड़की सेंस कर जाती है कि बंदा कुछ नर्वस सा लग रहा है। उसके थोड़े हाथ से कांप रहे होते हैं। शायद उसने पहली बार किसी कॉल गर्ल को अपने रूम में बुलाया था। लड़की उसको कंफर्टेबल करती है, उससे पूछती है सर, आर यू ओके? तो बंदा बोलता है मैं पहले कभी यू नो तो कहती है इट्स ओके सर, मैं एक फ्रेंड की तरह हूँ, आइए। लड़की उसको कंफर्टेबल करती है, प्यार से गले लगाती है और धीरे धीरे दोनों क्लोज आते हैं। और बंदी, जो वो कॉल गर्ल है, वो उसको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल करके अच्छे से उसको सेटिस्फाई करती है, उसको बाथरोब पहनाती है। ये आदमी एक स्माइल के साथ उस बाथरूम से निकलता है और आकर अपने बेड पे लेट जाता है। और इसकी आंखें धीरे धीरे नींद में सुकून से बंद होने लगती हैं। जैसे ही इसकी आंख लगने वाली होती है, वैसे ही बाथरूम में से धप की एक आवाज़ आती है। ये घबरा के उठता है, क्या हुआ? ये भागा हुआ जाके बाथरूम में देखता है तो पता चलता है कि लड़की ज़मीन पे गिरी हुई है। ये उसके पास जाता है, उसको थोड़ा हिलाता है, लेकिन बंदी को होश नहीं होता। ये उसकी कलाई उठाता है और उसकी पल्स चेक करता है। उसकी पल्स नहीं चल रही होती। ये उसकी हार्ट बीट चेक करता है। हार्ट भी काम नहीं कर रहा है। वो कॉल गर्ल मर चुकी होती है। पैर फिसलने से उसकी गर्दन दीवार पे जाके लगती है और उसकी गर्दन टूट चुकी होती है और वो मर जाती है। इस आदमी को समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पुलिस को अगर फ़ोन करेगा तो वाइफ को पता चलेगा, और वाइफ को पता चला तो फैमिली टूट जाएगी। ये घर पे झूठ बोल के आया होता है कि मेरा बिजनेस ट्रिप है 2 दिन का। अब ये अपना सर पकड़ के बेड पे बैठा हुआ होता है कि बाथरूम में जो लाश पड़ी हुई है उसका क्या करूं। ये अपने बैग में से सारे कपड़े निकालता है, क्योंकि ट्रैवलिंग बैग लेकर चला होता है। लाश को तौलिए से पोंछकर घसीटते हुए रूम में लाता है और ट्रैवलिंग बैग में किसी तरह घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन लाश के लिए वो ट्रैवलिंग बैग बहुत छोटा होता है। एकदम से इसको याद आता है कि उस लड़की ने कहा था कि सर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने 20,000 ही कहा था। तो इसको याद आता है कि इसके फ़ोन में मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और मेरा फ़ोन नंबर है। तो कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने के लिए ये आदमी अब फ़ोन टटोलने लगता है उस कॉल गर्ल का। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करता है। तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स सुनता है एक एक करके, लेकिन इसको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही होती।
लेकिन उससे होता क्या है कि इसको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि ये लड़की कौन थी और एक कॉल गर्ल कैसे बनी। तो जो कहानी सामने निकल के आती है वो ये है कि ये लड़की एक बुटीक में, छोटे से बुटीक में जॉब करती थी, और वहाँ पर एक लड़का आता था जो कि बटन्स और ब्रोचेस और जो भी सिलाई बुनाई के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी वो उस बुटीक की मालकिन को वो सप्लाई किया करता था। ये लड़की अपने काम में बहुत सिंसियर थी और जो बुटीक की मालकिन थी वो इसको बहुत पसंद किया करती थी, और जो लड़का सप्लाई करने आता था वो इससे बहुत आकर्षित था, और उस लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उसके मजाक सुन सुन के धीरे धीरे लड़की भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी। फिर एक दिन बातों बातों में पता चला कि इस लड़के के फादर नहीं है। लड़की को उस लड़के के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया क्योंकि इस लड़की के भी फादर नहीं थे। इसकी माँ है और एक छोटा भाई है जो कि स्कूल में पढ़ता है। तो धीरे धीरे फ़ोन पे बातें शुरू होती है, व्हाट्सएप पे बातें शुरू होती है। लड़की लड़के से पूछती है कि तुम कितनी लड़कियों को डेट कर चुके हो, तो बताता मैं तो काफ़ी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। और फिर जब लड़का पूछता है कि तुमने कितने बंदों को डेट किया है, तो बताती है एक भी नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली सिचुएशन के कारण अपनी फैमिली को संभालने में इतना इन्वॉल्व रही कि कभी किसी को डेट ही नहीं कर पाई, कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाए उसने आउट ऑफ चॉइस बनाया ही नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। इस लड़के को बड़ा स्पेशल फील होता है कि ऐसी लड़की जो आउट ऑफ चॉइस किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, शी चोज मी। तो बातों बातों में एक डेट पे जाने का डिसाइड होता है। लड़की पूछती है तुम कहाँ लेकर जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स को डेट पे, तो वो बताता कहीं नहीं, बस ऐसे ही मॉल में घूम लेते थे, कभी फिल्म देखने चले जाते थे, कभी पार्क में मिल लिया करते थे, पब्लिक प्लेस में। कहती, अच्छा मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तो वो कहता है जहाँ जहाँ तुम कहो मैं वहीं ले जाऊंगा। तो लड़की कहती है दिखाओ ज़रा कौन से पार्क में लेके जाते थे तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को। तो वहाँ जाते हैं, वो ऐसा पार्क होता है जहाँ पे कपल्स ही कपल्स बैठे हुए होते हैं। तो कहती है तुम ऐसे पार्क में आते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके? वो देखती है एक लड़का लड़की खुलेआम स्मूच कर रहे हैं, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो लड़का जब देखता है कि ये इन कपल्स को देख के बड़ी खुश हो रही है और फिर जब किस करते हुए देख रही है लोगों को तो काफ़ी स्माइल कर रही है, तो इसको लगता है कि शायद ये चाहती है कि मैं इसको किस करूं। तो ये उस लड़की का हाथ पकड़ता है और धीरे से आगे ऐसे लीन करता है उसके होठों पे किस करने के लिए। जब ये आगे बढ़ रहा होता है लड़की धीरे से पीछे हटती है और लड़का इस तरह से सामने आता है और खिंचा के चपाट मारती है उसके मुंह पे। कहती किस तरह की लड़की समझ रखा है तूने मुझे, है इसलिए बुला रहा है तूने मुझे इस पार्क में? वो उठ के चल देती है। लड़का पीछे पीछे भाग रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, लड़की गुस्से में चली ही जा रही है, चली ही जा रही है। वो कहता है अच्छा बैठो तो यार, बाइक पे छोड़ दो तू। कहती बकवास बंद करो, अपने आप जाऊंगी मैं और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। लड़की एक ऑटो रिक्शा हायर करती है और उसकी आंखों आगे वहाँ से निकल जाती है। अब लड़का बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, अरे मैंने क्या कर दिया। उसे खूब मनाने की कोशिश करता है, बार बार फ़ोन करता है, मैसेज करता है, वॉइस नोट्स भेजता है। लड़का उसे बोलता है मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा रहूँगा जब तक तू मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाएगी। तो धीरे धीरे लड़की का दिल पसीज जाता है, उसका फ़ोन उठा लेती है। लड़का उससे सॉरी बोलता है। लड़की कहती है अगर सच में प्यार करता है तो अपनी मम्मी को मेरे घर लेकर आ रिश्ते की बात करने के लिए। वो कहता है क्या बात कर रही है यार इतनी जल्दी?
एक ही बार तो मिले हम। कहती मैं ऐसी ही हूँ, करूँगी तो सीधा शादी करूँगी, ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं हूँ मैं। कल को तू ऐसे ही हंसी खेल में कुछ मेरे साथ कर गुरा के भाग गया तो कहता नहीं भागूंगा यार सच में। लड़की कहती है अगर रिश्ते के लिए मेरे घर आ रहा हो तो मुझे फ़ोन कर लियो, नहीं तो मुझे दोबारा फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पक ऐसे करके सीधा फ़ोन काट देती है। लड़के के पास कोई चॉइस नहीं थी और लड़का सच में लड़की को प्यार करता है। अपनी मम्मी को बताता है। वो लड़की के घर जाते हैं बाइक पे बैठ के माँ बेटा, और वही लड़की अंदर से कुछ चाय मट्ठी बिस्किट्स वगैरह अपनी होने वाली सास के लिए लेके आती है। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को देख के धीरे धीरे स्माइल कर रहे होते हैं। लड़की का जो भाई होता है वो पीछे से आता है और लड़के के जोर के चूटी काटता है और लड़का जोर से जाता है आ। लड़की का भाई बोलता है नया साला मुबारक हो जीजा जी। तो सब हंसते हैं जोर से। तो इस तरह दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लड़की जो है अपनी होने वाली सास के साथ पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में शादी का सामान खरीद रही है। दोनों सास बहू रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं और लड़का पीछे पीछे बेचारा बाइक पे अकेला अकेला घूम रहा है। लड़की उसको पीछे मुड़ मुड़ के टीज करती है। तो अगले दिन से लड़का क्या करने लगता है कि वो अपने दोस्त को बुला कर ले आता है बाइक पे। टाइम पास उसको भी तो करना है, बेचारा अकेला कैसे घूमेगा इतनी देर। तो उसका जो दोस्त होता है बंटी, वो बाइक पे उसके पीछे बैठ के चलता रहता है। अच्छा बंटी जो है वो एक पिम्प है। जब वो देखता है यार इस, बोलता तेरी फियांसे तो यार बहुत ही खूबसूरत है यार तेरी बंदी। तो मजाक मजाक में दोस्त होते हैं, दोस्ती दोस्ती में मजाक कर देता है वो कि तेरी बंदी का तो एक नाइट का कम से कम 30-40 हज़ार रुपये दिलवा दूँ तेरे को, और ऊपर से वर्जिन है उसका तो 50 हज़ार मिलेगा। वो इतना बोलता ये खींच के ये लड़का उसके मुंह पे घुसंड मारता है। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इन कैरेक्टर्स के नाम तक नहीं बताया आपको अभी, सिर्फ बंटी का नाम बताया है। लड़की का नाम है अंजलि और लड़के का नाम है विनय। तो विनय खींच के बंटी के मुंह पे घुसंड मारता है और वहां से चला जाता है। अंजलि पूछती है क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा। तो काफी पूछने पर विनय उसको बताता है कि बंटी ने क्या बोला था। अंजलि को बहुत बुरा लगता है। विनय उसको सॉरी बोलता है। वो कहता मैंने दोस्ती तोड़ दी है बंटी से, आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूंगा मैं। फिर एक दिन रात को 1 बजे अंजलि के पास विनय का फोन आता है। अंजलि देखती 1 बजे फोन किया, सोचती मुझे मिस कर रहा है। तो हेलो जान ऐसे करके वो फोन उठाती है। वहां से विनय बिलख बिलख के रोने लगता है। अंजलि पूछती क्या हुआ यार बताओ तो। वो बस रोए जा रहा है रोता ही जा रहा है। अंजलि कहती है यार बोलो, तुम पानी पियो पहले, थोड़ा सा संभल जाओ, क्या हुआ बेबी। वो बताता मम्मी को हार्ट अटैक आ गया यार, और फिर ऐसा कह के फिर रोना शुरू कर देता है। कहते तुम कहाँ हो, मैं आऊँ वहाँ पे, मैं आती हूँ कैब करके आती हूँ। कहते नहीं कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो इसने एक बहुत महंगे हॉस्पिटल में अपनी मदर को एडमिट करा दिया होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि घर के पास में वो ही था। बट दिक्कत ये कि इसके पास वहाँ का बिल पे करने की औकात तो है नहीं। तो ये इस टेंशन में पागलों की तरह रोए जाता है कि मम्मी बच नहीं पाएंगी यार, मैं उनका इलाज नहीं करवा पाऊंगा,
कहती कोई नहीं, क्या हुआ, कितने पैसे चाहिए? हम लगाते हैं ना शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो मम्मी से बड़ा थोड़ी है, हम सिंपल शादी कर लेंगे, कितने पैसे मांग रहे हैं? बोलता कम से कम 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे, और इनके पास गिने चुने 1-1.5 लाख रुपए होते हैं दोनों के मिला के, मैक्सिमम 2 लाख। तो अंजलि बोलती है कि अपने उस फ्रेंड से बात करो जिसने ये ऑफर दिया था कि मुझे एक नाइट का 50,000 मिल सकता है। विनय को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि उसने भी क्या सुना। उसको बोलता तू क्या कह रही है यार? तो अंजलि कहती कि मदर को बचाने के लिए ये जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ, ये बहुत छोटा है। माँ के आगे तो कोई भी कीमत छोटी है यार। हम लोग पहले ही अपने बाप खो चुके हैं, अब क्या माँ भी खो दें? तो ना चाहते हुए भी विनय मान जाता है। और फिर अंजलि अपने पहले कस्टमर के पास जाती है। मिनी स्कर्ट्स, हाई सैंडल्स, मुंह पे हैवी सा मेकअप पोत के वो अपने आप को शीशे में देखती है। पहली बार उसने ऐसा कुछ पहना होता है। क्लियरली शी इज वेरी अनकंफर्टेबल इन दोज क्लोथ्स। उधर विनय जब सोच रहा है कि आज मेरी फियांसे के साथ क्या होने जा रहा है, उसका दिमाग फटने लगता है। वो दारू की एक पूरी बोतल नीट पीता चला जाता है और अपने माइंड में वो विजुअलाइज कर रहा है जो अंजलि के साथ हो रहा है। अंजलि ऐसे ही एक होटल रूम में पहुंचती है। वहाँ 55 साल का पान खाता हुआ, जिसके होठ से यहाँ पान की पीक निकल रही है, दारू के नशे में धुत है, खाल लटकी हुई है, शरीर से बदबू आ रही है, ऐसा एक आदमी अंजलि को उस होटल रूम में रिसीव करता है। बालों से पकड़ता है, उसके शरीर को नोचता है। और वो लड़की जिसने आज तक किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया, छुआ तक नहीं, वो बिस्तर पे एक ऐसे इंसान के साथ लेटी हुई है जिसके लिए शायद सुअर शब्द भी छोटा है। वो पेन जिसके थ्रू अंजलि जा रही होती है, वो सिचुएशन जो अंजलि फील कर रही होती है, दारू पीते पीते विनय उसको इमेजिन कर रहा है और उस अपने बाल नोच रहा है कि मेरे कारण क्या हो रहा है उस लड़की के साथ। और ये सब होने के बाद अंजलि लड़खड़ाती हुई नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। उसकी जांघों से उतरता हुआ ब्लड नीचे पैरों तक पहुंच रहा है और ये देखकर वो 55 साल का घटिया बुढ़ा मुस्कुरा रहा है। अंजलि बाथरूम में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और शावर चला के बिलखते हुए रोने लगती है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर विनय अपना सर पकड़ के बैठा है।
अंजलि कपड़े बदल के अपने घर पहुंचती क्योंकि उसने अपनी माँ को नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रही है। धीरे से बिस्तर पे लेटती है लड़खड़ाती हुई। इतने में विनय का फ़ोन आता है अंजलि के फ़ोन पे। अंजलि फ़ोन उठाती है। अपने उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर अंजलि लेटी हुई है। और विनय का जब फ़ोन आता है वो फ़ोन उठा के चुपचाप अपने कान पे लगा के लेटी रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते बहते इस तरह से टपकते हुए जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रही है, उधर विनय भी कुछ नहीं बोल रहा है। अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, उठ के बात करती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और ये सुनते ही विनय बुरी तरह बिलख बिलख के फ़ोन काट के रोने लगता है कि मैंने क्या कर दिया ये। तो 50,000 रुपये तो मिल गए, बट अभी 2.5 लाख तो और बाकी है ना। अंजलि लगातार 30 दिन और जाती है। अलग अलग तरह के कस्टमर्स मिल रहे हैं। कभी इसी तरह के ऑब्नॉक्शियस सड़ियल सुअर से बुढ़े, कभी लोग उसको ग्रुप सेक्स के लिए हायर कर रहे हैं, कभी कभी सो कॉल्ड डिसेंट कस्टमर्स भी मिल रहे हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं और उसको सो कॉल्ड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। एक बार एक फैशन डिज़ाइनर ने अंजलि को हायर किया होता है। तो जब अंजलि आती है तो वो देखता है कि क्या बेवकूफ़ों की तरह कपड़े पहन रखे हैं इसने, तो वो अंजलि को खुद से कपड़े देता है, अच्छे से ड्रेसअप करवाता है। इनफैक्ट दूसरे ही रूम में उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है तो उसको अच्छे से मेकअप करवाता है। और जो रूप अंजलि का निखर के आता है वो फ़ोटो खींचती है और विनय के पास भेजती है। विनय को पता नहीं कि इस फोटो को देखकर वो खुश हो या दुखी हो, क्योंकि अंजलि दिख तो बहुत अच्छी रही होती है लेकिन उसे पता है कि अब उसको कोई और नोचने जा रहा है, कोई और इस्तेमाल करने जा रहा है उसको। एक बार ऐसे ही करते करते वो एक घर पे पहुंचती है, किसी ने अपने घर पे उसको हायर किया होता। तो जब वो अंदर घुसती है रूम में तो पता चलता है कि 5-6 10वीं 11वीं के मैक्सिमम 12वीं के स्कूल के बच्चे हैं। अब अंजलि को अच्छे से ड्रेसअप करना आ गया उस फैशन डिज़ाइनर के पास जाने के बाद से। तो स्कूल किड्स जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। उन्होंने जस्ट ऐसी ट्रायल के लिए दे वर जस्ट ट्राइंग इट आउट। अंजलि को एक ड्राइव पे लेके जाते हैं वो कहते हैं हमने बुलाया था लेकिन हमें नहीं लगता हम कर पाएंगे। और सोने पे सुहागा ये होता है, अंजलि पूछती है तुम्हारे पास कॉन्डम है? नहीं। तुम कॉन्डम नहीं लेकर आए? मेरे पास भी नहीं है। कह लो चाहे अंजलि बहाना मार रही थी, बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया उसने टू गेट आउट ऑफ सेक्स। तो ये लोग ड्राइव पे निकल जाते हैं रात को। अंजलि क्योंकि बालिग है, ये लोग छोटे होते हैं तो अंजलि को पैसे देते हैं। ये अंजलि उनके लिए सिगरेट्स और बियर्स वगैरह खरीद के लाती है। ये लोग ड्राइव पे जाते हैं, पूरी रात ड्राइव करते रहते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं।
अच्छे बच्चे होते हैं, बस एज ऐसी है कि कुछ नया ट्राई करने का मन होता है। तो जाते जाते उनमें से एक अंजलि को बोल पड़ता, थैंक यू दीदी। अंजलि जोर से हंसती है और सारे कहते हैं, वैसे साले दीदी समझ के बुलाया था क्या। अंजलि और जोर से हंसती है। सब लोग अंजलि से हाथ मिलाते हैं उसको ड्रॉप करते हुए, और सबके गाल पे हाथ रख के अंजलि कहती है, अच्छे बच्चे हो तुम, सब मत करो, तुम लोग को कोई भी लड़की मिल जाएगी, मेरी मजबूरी है। बुरे लोगों को फायदा उठाने दो मेरी मजबूरी का। इस तरह से करते करते 1 महीना बीत जाता है और अंजलि जो 3 लाख रुपए के आसपास का फिगर होता है वो पे ऑफ कर देती है। फिर मम्मी ठीक होके घर आ चुकी हैं और अब पहली बार ये सब शुरू होने के बाद अंजलि और विनय एक दूसरे से मिलते हैं। उसी पार्क में मिलते हैं जहां पहली बार वो लोग डेट पे गए थे और दूसरे कपल से एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब पहली बार अंजलि सब कपल्स को किस करते हुए देख रही थी तो उसके मुंह पे एक स्माइल थी, सब नया नया सा दिख रहा था। लेकिन अब जब वो उन खुश कपल्स को देख रही है तो एक दुख है कि ये चीज मुझे आज तक नहीं मिली। विनय आता है, अंजलि बेंच के इस कॉर्नर पे बैठी है, विनय दूसरे कॉर्नर पे बैठा है। दोनों चुपचाप बैठे हुए, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं और विनय का रोना फूट पड़ता है। विनय को रोता देखकर अंजलि का भी रोना फूट पड़ता है। विनय अंजलि के पास आता है, उसको गले लगाता है। रोते रोते अंजलि विनय को बोलती है कि तू मुझे किस करना चाह रहा था ना, ले कर ले। मैं भी तो देखूं जब कोई प्यार से टच करता है तो कैसा फील होता है। अंजलि आंख बंद करके किस करने के लिए आगे बढ़ती है। विनय भी किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही दोनों बिल्कुल करीब आने वाले होते हैं दोनों के होठ, विनय के माइंड में इन 30 दिनों में जितने कस्टमर्स के थ्रू अंजलि गई होती है उसकी एक रील सी घूम जाती है बहुत तेज, और विनय हल्का सा पीछे हट जाता है। अंजलि बिलीव नहीं कर पाती, रोती हुई वो वहां से भाग जाती है। 1-2 दिन बाद विनय अंजलि को फोन मिलाता है और उससे माफी मांगता है कि आई एम सो सॉरी यार, मेरे माइंड से वो चीज निकल ही नहीं रही है, कांच के टुकड़ों की तरह घुस गई है कि कैसे तेरे बदन को उन्होंने छुआ है। मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मुझे मर जाना चाहिए यार, तूने मेरे लिए ये सब झेला और मैं ही तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अंजलि उसको बोलती है कि मुझे तेरा प्यार चाहिए यार, तेरा एहसान नहीं चाहिए। अगर तू मुझ पर एहसान खा के अपनाएगा तो क्या अपनाया। मैं जानती हूँ तू मुझे प्यार करता है और करता रहेगा, लेकिन अगर अब तू मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तरेड़ आ गई है अगर हमारे प्यार में,
इन सब चीज़ों के कारण, तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन मम्मी चाहती है ना कि उनके रहते तू शादी कर ले, तो तू अब किसी से शादी कर ले यार। वो तो क्या मतलब, मैं तेरे से ही शादी करूँगा यार, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। वो कहती है नहीं, रस्सी टूट गई है, अब उसमें गांठ ही पड़ेगी। दोबारा नहीं हो सकती। तो प्लीज़ तू मुझे आज के बाद ना फ़ोन मत करियो। मैंने घबराया था, क्यों ऐसे बोल रही है यार, मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ। वो कहती आ जा, मैं तेरे को मिलूंगी ही नहीं। विनय को समझ नहीं आता वो क्या बोल रही है। विनय बाइक उठाता है अपनी और बहुत तेज़ी से बाइक चलाता हुआ उसके घर पहुंचता है, तो देखता है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वो बुटीक पे जाता है तो अंजलि आई ही नहीं है बुटीक पे इतने दिनों से। विनय बेचारा पैर पटकता रह जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। अंजलि वो सब फोटोग्राफ्स फेसबुक पे देखती है, अनफ्रेंड कर चुकी होती है उसको फेसबुक से, ब्लॉक कर चुकी होती है। इनफैक्ट एक फेक आईडी बनाया हुआ होता है और उससे विनय को स्टॉक कर रही होती है। और उसकी शादी की फोटोग्राफ्स देख के अंजलि बहुत रोती है। तो कॉल रिकॉर्डिंग्स सुनते सुनते ये जो कॉरपोरेट गाय है जिसके होटल रूम में अंजलि फिसल के मर गई है, उसकी स्टोरी समझ पाया कि किस तरह ये लड़की कॉल गर्ल बनी। और फिर उसके बाद जो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग आती है वो इस कस्टमर की रिकॉर्डिंग होती है, इस कॉरपोरेट गाय की रिकॉर्डिंग होती है। ही रियलाइजेस कि जब से अंजलि दोबारा धंधे में आई, ये बंदा उसका पहला कस्टमर था। जब वो ये सब सुनता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि अंजलि बहुत बेटर डिज़र्व करती है, उसकी फैमिली बेटर डिज़र्व करती है। उसकी लाश को ऐसे ही कहीं ठिकाने लगा दिया, किसी को पता न चला। शी डिज़र्व्स बेटर देन दैट। इस कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले बंदे का नाम होता है संजय। संजय डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ को कॉल करके सब कुछ बताएगा। संजय की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि वो डे शिफ्ट्स करता है, उसकी वाइफ नाइट शिफ्ट्स करती है। कई बार ये ऑफिस ट्रिप के कारण वीकेंड्स पे भी ट्रैवल कर रहा होता है, इसकी वाइफ भी ट्रैवल कर रही होती है, तो ये हार्डली एक दूसरे से मिल पाते हैं। जब संजय घर पहुंचता है तो वाइफ ऑफिस जा चुकी होती है और बच्चे अपने अपने रूम्स में अपने अपने टैब्स और फोन्स या लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं। तो बहुत अकेलापन आ चुका होता है इसकी लाइफ में, और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने इस कॉल गर्ल को हायर किया होता है। अपनी सिचुएशन बताने के लिए अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे इसने झूठ बोला, होटल रूम में आया और एक कॉल गर्ल को हायर किया और इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। उसकी वाइफ बोलती कौन से होटल में हो, वो होटल का नाम बताता है। उसकी वाइफ कहती है तुम पुलिस को फ़ोन नहीं करोगे, वेट फॉर मी। उसकी वाइफ उसी होटल में एक और रूम बुक करती है अपने नाम पे। एक बड़ा ट्रैवलिंग बैग जो होता है वो लेकर आती है, कार में बैग रखती है, होटल पहुंचती है, रूम में चेक इन करती है, उसको फ़ोन करके पूछती है रूम नंबर क्या है तुम्हारा। वो अपना रूम नंबर बताता है। वो एक खाली बैग रूम में लेकर पहुंचती है, उस लड़की की लाश को उस बैग में बंद करती है
और वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि आधे घंटे में नीचे मिलना। बंदा आधे घंटे बाद कार में पहुँचता है। ये लोग ड्राइव करते 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 मानेसर पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक प्लॉट लिया होता है। संजय की वाइफ मिट्टी खोदने के लिए कुदाल भी लेकर आई होती है। संजय की वाइफ अकेले मिट्टी खोद रही है और वो कार से बाहर पैर लटकाए शर्म से उस अपनी वाइफ को मेहनत करते हुए देख रहा होता है। थोड़ी देर में वो भी पहुंचता है और मिट्टी खोदना शुरू करता है। बैग समेत अंजलि की लाश को दोनों दबा देते हैं। दोनों बुरी तरह मिट्टी में सन चुके हैं। ड्राइव करते हुए घर पहुंचते हैं। जिस तरह अंजलि ने होटल रूम में संजय को कंफर्टेबल करके नहलाया था, उसी तरह अब उसकी वाइफ उसको सहलाते हुए नहला रही है। शर्मसार संजय फूट फूट के नहाते हुए रोने लगता है। उसकी वाइफ उसको गले लगाती है। ठीक उसी तरह बाथ रोब्स पहनाती है उसकी वाइफ उसको। वो अपने बेड पे आके लेटता है और धीरे धीरे उसकी आंखें नींद में घुटने लगती हैं। जैसे ही उसे नींद लगने वाली होती है, धप करके एक आवाज आती है। संजय भागा हुआ बाथरूम में जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ। तो उसकी वाइफ उन गंदे कपड़ों को जमीन पे पटक के उनकी मिट्टी निकाल रही होती है। संजय को सांस में सांस आता है और वो वापस जाके लेटता है। उसकी वाइफ पीछे से आती है। संजय उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है, वो लेफ्ट करवट लेके लेटा हुआ है। पीछे से वाइफ आती है और उसके कमर पे ऐसे हाथ रख के सो जाती है। औरत प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। बस यही थी कहानी। इफ यू लाइक्ड दिस स्टोरी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी कहानियां सुनाता रहूंगा मैं आपको।